निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडन को वायवीय श्वसन कहा जाता है। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। जब सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज, ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित होता है। अतः कथन 2 भी सही है। कोशिका में भोजन विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रक्रम कोशिकीय श्वसन कहलाता है। कथन 3 गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन की प्रक्रिया वायवीय श्वसन कहलाती है, जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन कहलाता है। श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। यह जीव द्वारा दिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को सही व्याख्या करता है। हम अंतः श्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रम में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अतः विकल्प ए सही है। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति को विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है 15 से 18 प्रति मिनट। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। अतः विकल्प बी सही है। उच्छ्वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर गति करती हैं। श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। उच्छ्वसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर पूर्व स्थिति में आ जाता है। इसलिए बी सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पचा भोजन ऑक्सीजन अपशिष्ट पदार्थ हैं। उपयुक्त में से रक्त किसका परिसंचरण करता है? ऑक्सीजन का, तीनों का। रक्त वह पदार्थ है जो हमारी वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पचे हुए भोजन को क्षुद्रांत्र छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। शरीर की कोशिकाएं भी अपशिष्ट का उत्सर्जन करती हैं। रक्त शरीर में से कोई अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक इसका परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का वर्णक है जो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। पहला और दूसरा दोनों सही है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं कणिकाओं आरबीसी में उपस्थित एक लाल रंग का वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं? रोगाणुओं का विनाश करती हैं।
रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त कोशिकाएं इसमें तैरती रहती हैं। ये कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं: लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, पट्टिकाणु प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि रक्त का थक्का बनना पट्टिकाणुओं यानी प्लेटलेट्स के कारण होता है। रक्तवाहिकाएं, हृदय, वृक्क मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। हृदय होगा डी। केवल चौथा वृक्क। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे नामक एक अंग्रेज चिकित्सक ने की थी। रक्तवाहिकाएं एवं हृदय तीनों ही मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। रक्त ऑक्सीजन, पचे हुए भोजन व अपशिष्टों का परिवहन करता है। यह परिवहन रक्तवाहिकाओं के द्वारा होता है। शरीर में 2 प्रकार की रक्तवाहिनियां पाई जाती हैं, एक धमनी आर्टरी और दूसरा सिरा वीन। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दबाव पर होता है, अतः वाहिनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं। सिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं। सिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने से देते हैं। हृदय रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। वृक्क मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, न कि परिसंचरण तंत्र का। चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप। हृदय 4 कक्षों में बंटा होता है। हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं, जो हृदय स्पंद हार्टबीट कहलाता है। चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, जो हृदय स्पंद को ध्वनि को आवर्धित कर देता है। पेसमेकर हृदय गति के कम हो जाने पर उसे सामान्य स्थिति में लाने हेतु प्रयोग होने वाला उपकरण है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG का प्रयोग संकुचन एवं विश्रांति के समय उत्पन्न विद्युत वाहक बल को मापने तथा हृदय के किसी अन्य प्रकार के विकार का पता लगाने के लिए होता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ EEG का प्रयोग मस्तिष्क में होने वाली विद्युत क्रियाओं का निरूपित करने तथा मस्तिष्क संबंधी रोगों का निरूपण करने के लिए किया जाता है। अपूर्ण यानी कि डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है? वृक्क का मुख्य कार्य रक्त को छानने का होता है। अपूर्ण की विधि का प्रयोग वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में किया जाता है। इस विधि में कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छाना जाता है। वृक्क मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वृक्क मूत्रवाहिनियाँ मूत्राशय और मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र द्वारा लवण और यूरिया जल के साथ पसीने तथा मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। पसीने तथा शरीर से निकलने वाला पसीना शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने के साथ साथ शरीर को ठंडा बनाए रखने में भी सहायता करता है।
में भी सहायता करता है। लैंगिक हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इनके संदर्भ में एस्ट्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन लैंगिक हार्मोन हैं। ये मानव शरीर में गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। एस्ट्रोजन नर हार्मोन है, जबकि टेस्टोस्टेरोन मादा हार्मोन है। इस हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है, जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। केवल पहला सही है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोनों को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। लैंगिक हार्मोन का स्रावण भी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा किया जाता है। एस्ट्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन लैंगिक हार्मोन है, जो मानव शरीर में गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतः कथन एक सही है। एस्ट्रोजन मादा हार्मोन तथा टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है, जिसका स्रवण क्रमशः लड़कियों में अंडाशय तथा लड़कों में वृषण द्वारा होता है। ये लैंगिक हार्मोन लड़कों में दाढ़ी मूछ, बड़े स्वर यंत्र, लैरिकेंस, एडम्स, एप्पल कंठमणि इत्यादि गौण लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करते हैं। कंठमणि के बड़े व छोटे होने के कारण ही क्रमशः लड़कों का स्वर गहरा तथा लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है। लड़कियों में स्तन तथा दुग्ध ग्रंथियों का विकास जैव गौण लैंगिक लक्षण एस्ट्रोजन के कारण उत्पन्न होते हैं। इन लैंगिक हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है, जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। यह अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। ग्रंथि स्रावित हार्मोन थायराइड, थायरॉक्सिन, आग्नाशय इंसुलिन, अधिवृक्क एड्रीनेलिन, पीयूष वृद्धि हार्मोन। थायराइड यानी आउटू ग्रंथि थायरॉक्सिन का आग्नाशय इंसुलिन का तथा अधिवृक्क एड्रीनेलिन हार्मोन का उत्पादन करते हैं। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है तथा अन्य ग्रंथियों वृषण, अंडाशय, थायराइड और एड्रीनल को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करती हैं। ऑक्सीजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में ऑक्सीजन केवल एक ही मुख्य प्रक्रिया, जिसके प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, के द्वारा लौटती है। सभी जीवों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन एक अनिवार्य तत्व है। तो केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग 3 प्रक्रियाओं श्वसन, दहन तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में होता है, जबकि ऑक्सीजन केवल एक ही मुख्य प्रक्रिया, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, के द्वारा लौटती है। इस प्रकार से प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र की रूपरेखा बनती है। कथन 2 गलत है क्योंकि जीवों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है, परंतु कुछ जीव, मुख्यतः बैक्टीरिया, तत्वीय ऑक्सीजन द्वारा जहरीले हो जाते हैं। वास्तव में बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फफूंद और ईस्ट में भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर दिया जाता है और उसके बाद उसका अवशोषण होता है।
सभी एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से ग्रहण किया जा सकता है। केवल पहला सही है। कुछ जीवों में भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर दिया जाता है और उसके बाद उसका अवशोषण होता है। फफूंद, ईस्ट और मशरूम आदि कवक उसके उदाहरण हैं। अन्य जीव पहले संपूर्ण भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, उसके बाद उसका पाचन उनके शरीर में होता है। सामान्यतः एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से ग्रहण किया जा सकता है। अमीबा इसका उदाहरण है, परंतु पैरामीशियम में ऐसा नहीं होता। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है और भोजन एक स्थान से ही ग्रहण किया जा सकता है। भोजन के समय मुख में आने वाली लार के संदर्भ में यह लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है। इसमें लार एमिलेस नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो मंड को शर्करा में तोड़ देता है। दोनों सही है। भोजन के समय मुख से आने वाली लार लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है जिसे लाला रस अथवा लार कहते हैं। लार में लार एमिलेज नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो मंड को शर्करा में तोड़ देता है। भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का श्रावण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इनका श्रावण क्षुद्रांत्र द्वारा किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है। श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। तो केवल दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का श्रावण आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है, जबकि श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? क्षुद्रांत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्षुद्रांत्र है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण ये छोटी जगह में अवस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत्र की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी जीवों में सेलुलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत्र की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत्र छोटी होती है। क्षुद्रांत्र के संदर्भ में क्या सही नहीं है? पाचन प्रक्रिया में भोजन आमाशय के बाद क्षुद्रांत में प्रवेश करता है, सही है। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है, ये भी सही है। क्षुद्रांत भोजन के पाचन के लिए पित्त रस और आग्नाशयिक रस दोनों आग्नाशय से प्राप्त करती है, ये गलत है। पाचित भोजन को क्षुद्रांत की भित्ति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। पाचन प्रक्रिया में भोजन आमाशय के बाद क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए यह यकृत से पित्त रस और अग्नाशय से अग्नाशयिक रस प्राप्त करती है। पित्त रस पर वसा पर क्रिया करने के लिए अतिरिक्त आमाशय से आए अम्लीय भोजन को अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए क्षारीय बनाता है। पित्त लवण क्षुद्रांत में उपस्थित वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में खंडित करके उनका इमल्सीकरण कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अग्नाशयिक रस में प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है और इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्षुद्रांत्र की भित्ति में एक ग्रंथि आंत्र रस स्रावित करती है।
जिसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देती है। पाचित भोजन को क्षुद्रांत्र की भित्ति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। क्षुद्रांत्र में उपस्थित दीर्घरोम अवशोषण विली अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। मनुष्य में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नासा द्वार में उपस्थित महीन बाल सांस लेने पर वायु को निस्पंदित करने का कार्य करते हैं। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। मानव में हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक होता है, जो फुफ्फुस की वायु से ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। इसलिए तीनों सही है। नासा द्वार में उपस्थित महीन बाल सांस लेने पर वायु को निस्पंदित करने का कार्य करते हैं, जिससे शरीर में आने वाली वायु, धूल तथा दूसरी अशुद्धियां बाहर रह जाती हैं। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है, जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो फुफ्फुस लंग्स सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। जंतुओं के शरीर को आकार बड़ा होने के कारण अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। उसकी दक्षता कम हो जाती है। श्वसन वर्णक इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। मानव में हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक होता है, जो फुफ्फुस की वायु से ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। मानव हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनीकृत तथा विऑक्सीजनीकृत रक्त को मिलाने से रोकने में सहायक है। मानव हृदय के इस बंटवारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव हृदय का दायां भाग ऑक्सीजनीकृत रुधिर प्राप्त करता है, जबकि बायां भाग विऑक्सीजनीकृत है। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। दूसरा सही है। मानव हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनीकृत तथा विऑक्सीजनीकृत रक्त को मिलने से रोकने में सहायक है। मानव हृदय का बायां भाग ऑक्सीजनीकृत रुधिर प्राप्त करता है, जबकि दायां भाग विऑक्सीजनीकृत रुधिर, इसलिए पहला गलत है। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। उल्लेखनीय है कि पक्षी, स्तनधारी सरीखे जंतुओं को जिन्हें ऊंचा ऊर्जा की आवश्यकता होती है के लिए यह बहुत लाभदायक है, क्योंकि उन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः कथन 2 सही है। विभिन्न जंतुओं के हृदय में रुधिर परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल, स्थल, चर तथा बहुत सारे सरीसृप ऑक्सीजनीकृत तथा विऑक्सीजनीकृत रुधिर धारा का कुछ सीमा तक मिलान भी सहन कर लेते हैं। मछलियों के शरीर में दोहरा परिसंचरण अनुपस्थित होता है। पहला और दूसरा सही है, दोनों सही हैं। जल, स्थल, चर तथा बहुत सारे सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है, और ये ऑक्सीजनीकृत तथा विऑक्सीजनीकृत
रुधिर धारा का कुछ सीमा तक मिलान भी कर लेते हैं। मछलियों के हृदय में केवल 2 प्रकोष्ठ होते हैं। यहाँ से रुधिर फ्लोम में भेजा जाता है, जहाँ यह ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है, जबकि अन्य कशेरुकियों में प्रत्येक चक्र में यह 2 बार हृदय में जाता है। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। रक्तदाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्तदाब धमनियों की अपेक्षा शिराओं में अधिक होता है। मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन दाब 120 mm पारा और अनुशीतलन दाब लगभग 80 mm पारा होता है। इसको मापने के लिए स्फिग्नोमैग्नोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो दूसरा और तीसरा सही है। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में अधिक होता है, इसलिए पहला गलत है। धमनियों के अंदर रुधिर का दाब नीले प्रकुंचन संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब और नीले अनुशीतलन के दौरान अनुशीतलन दाब कहलाता है। मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन दाब 120 mm यानी पारा और अनुशीतलन दाब लगभग 80 mm होता है। इसको मापने के लिए स्फिग्नोमैग्नोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तीसरा सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 61वां, शिराएं रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, जबकि धमनियां विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। यही सही नहीं है, बाकी सब सही है। धमनियां रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं, जबकि शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। इसलिए कथन ये सही नहीं है। धमनी की भित्ति मोटी और लचीली होती है क्योंकि रुधिर हृदय से दाब के साथ निकलता है। रुधिर वाहिकाओं में रक्तस्राव होने पर रुधिर में उपस्थित प्लेटलेट्स कोशिकाएं रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं। लसिका एक अन्य द्रव है जो वहन में सहायक है, जिसे उत्तक तरल भी कहते हैं। पाचित और क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। मानव उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में वृक्क रुधिर से नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को अलग करने का काम करता है। वृक्क के अंदर नेफ्रॉन नामक निस्यंदक एकक उपस्थित होते हैं। वृक्क द्वारा हुए प्रारंभिक निस्यंद में बचे पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण मूत्रवाहिनी में होता है। इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा सही है। वृक्क रुधिर से नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल को अलग करने का काम करता है। इस कार्य के लिए प्रत्येक वृक्क के अंदर नेफ्रॉन वृक्काणु नामक निस्यंदन एकक उपस्थित होते हैं। वृक्क द्वारा हुए प्रारंभिक निस्यंद में बचे पदार्थों जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल का चयनित पुनरावशोषण मूत्रवाहिनी में होता है। मूत्रवाहिनी वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है, जहां मूत्र भंडारित रहता है। यह मूत्राशय पेशीय होता है, अतः यह तंत्रिका नियंत्रण में होता है। जंतु तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में विचार कीजिए। जंतुओं में गति के नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों द्वारा किया जाता है। तंत्रिका ऊतक शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संवहन विद्युत आवेग के द्वारा होता है। दोनों सही हैं। जंतुओं में गति के नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों द्वारा किया जाता है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत है। मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र और प्रतिवर्ती क्रिया
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल के रूप में मिलती हैं। प्रतिवर्ती चाप मस्तिष्क में बनते हैं। तुरंत अनुक्रिया के लिए प्रतिवर्ती चाप न्यूरॉन जाल की अपेक्षा अधिक दक्ष हैं। केवल पहला और तीसरा सही है। मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया प्रतिवर्ती चाप के कारण होती है। प्रतिवर्ती चाप वह प्रक्रम है जो आगम संकेतों का पता लगाने, स्थिति का संवेदन करने और उसके अनुसार निर्गम क्रिया करने, पेशियों को गति कराने का कार्य करता है। यह प्रक्रम मस्तिष्क के न्यूरॉन जाल से शीघ्र पूरा हो सकता है। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल के रूप में मिलती हैं। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं। यद्यपि आगत सूचनाएं मस्तिष्क तक भी भेजी जाती हैं। तुरंत अनुक्रिया के लिए प्रतिवर्ती चाप अपनी शीघ्रतापूर्ण कार्य प्रणाली के कारण न्यूरॉन जाल की अपेक्षा अधिक दक्ष कार्य प्रणाली है। मेरुरज्जु के संदर्भ में मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है और सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती हैं। मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग न होते हुए भी प्रतिवर्ती क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पहला केवल सही है। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती हैं जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती हैं। दूसरा गलत है क्योंकि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अग्र मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी। पश्च मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग। केवल युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? कोई नहीं। मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग अग्र मस्तिष्क है। इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत हैं। कुछ जटिल संवेदनों जैसे यह जानने के लिए कि पेट पूरा भर गया है, भूख से संबंधित एक केंद्र भी अग्र मस्तिष्क में एक अलग भाग के रूप में होता है। अनैच्छिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क उत्तरदायी हैं। अनेक अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना और वमन ओमिटिंग पश्च मस्तिष्क से नियंत्रित होती हैं। कुछ क्रियाएं जैसे एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना आदि पश्च मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क के द्वारा ही संभव हो पाता है। यह अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि और शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एड्रीनलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन उपर्युक्त हार्मोनों में से कौन सा जंतुओं में लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने का कार्य करता है? पहला, मनुष्यों सहित अनेक जंतुओं में लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने का कार्य एड्रीनलिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है, जो कि अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। एड्रीनलिन सीधा रुधिर में स्रावित होता है और शरीर के विविध भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित यह लक्ष्य अंगों व विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है, जिसके कारण हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, जिससे हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है, क्योंकि इन अंगों के छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की
ओर कर देता है। डायाफ्राम और पसलियों की पेशी के संकुचन से श्वसन दर में भी बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु के शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती हैं। यह जंतु हार्मोन शरीर को अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है जो हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का दूसरा मार्ग है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन नर तथा एस्ट्रोजन हार्मोन मादा में स्रावित होता है, परंतु लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में इनका संबंध नहीं है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आउटो ग्रंथ, थायरॉक्सिन हार्मोन सही है। पीयूष ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन ये भी सही है। अग्नाशय, इंसुलिन सब सही है। थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण आउटो ग्रंथि द्वारा होता है, जिसके लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, जिससे वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही यदि शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो गाइटर से ग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। यह शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। बाल्यकाल में इसकी कमी बौनेपन का कारण बनती है। इंसुलिन का उत्पादन आग्नाशय में होता है। यह रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यदि यह उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। अवायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दोनों ही प्रक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समान है? ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन वाला अणु है का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन यानी कि बी, यही जो है सही है। श्वसन की अवस्था में पहला चरण ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन वाला अणु है का 3 कार्बन वाला अणु है का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन है जो कि कोशिका द्रव्य में होता है। इसके पश्चात पायरुवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। ऐसा किण्वन के समय ईस्ट में होता है। चूँकि यह प्रक्रम वायु की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को विखंडित होकर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देते हैं। अगले उत्पाद के रूप में जल बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है। चूँकि यह प्रक्रम वायु की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की तुलना में बहुत अधिक होता है। इस पूरे प्रक्रम में ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों ही प्रक्रमों में समान है। निम्नलिखित में से कौन परिवहन है? सक्रिय परिवहन है। यह श्वसन से ऊर्जा के उपयोग के साथ विसरण प्रवणता के विरुद्ध किसी पदार्थ का गमन है। यह ऊर्जा के उपयोग के बिना विसरण प्रवणता के विरुद्ध किसी पदार्थ का गमन है। यह प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा के उपयोग के साथ विसरण प्रवणता के विरुद्ध किसी पदार्थ का गमन है। यह श्वसन से ऊर्जा के उपयोग के साथ विसरण प्रवणता की दिशा में किसी पदार्थ का गमन करता है। तो केवल पहला सही है। यह सक्रिय श्वसन परिवहन यह श्वसन से ऊर्जा के उपयोग के साथ विसरण प्रवणता के विरुद्ध किसी पदार्थ का गमन करता है। सक्रिय परिवहन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें
अणुओं का गमन एक ढाल या बाधा के विरुद्ध ऊर्जा के उपयोग के साथ निम्न सांद्रता के क्षेत्र से उच्च सांद्रता के क्षेत्र की ओर होता है। सक्रिय परिवहन सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध अणुओं को पंप करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करता है। सक्रिय परिवहन झिल्लिका प्रोटीन द्वारा पूर्ण किया जाता है। सक्रिय परिवहन की प्रक्रिया के दौरान अणुओं को स्थानांतरित करने के लिए प्रोटीन पंप एटीपी के रूप में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करता है। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? डी, महाशिरा में। हृदय एक दिशीय स्पंदन करता है। रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए वाल्व मौजूद होते हैं। दायां हिस्सा फेफड़ों में ऑक्सीजन रहित रक्त, अल्प ऑक्सीजन और उच्च कार्बन डाइऑक्साइड स्पंदित करता है। बायां हिस्सा शरीर के अंगों की ओर ऑक्सीजन युक्त रक्त, उच्च ऑक्सीजन और अल्प कार्बन डाइऑक्साइड स्पंदित करता है। ऑक्सीजन रहित रक्त महाशिरा से दाएं अलिंद में प्रवेश करता है, अतः विकल्प डी सही है। रक्त दाएं नीले में आगे बढ़ता है। रक्त फुफ्फुसीय धमनी में स्पंदित किया जाता है। फुफ्फुसीय धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाती है। फेफड़ों में रक्त ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से फेफड़ों से बाहर निकलता है। यह रक्त बाएं आलिंद में प्रवेश करता है, फिर यह बाएं नीले में जाता है। रक्त महाधमनी में पंप किया जाता है, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाता है। मेथनोजेन के संबंध में, ये अवायवीय एक कोशिकीय जीव है जो अपशिष्ट उत्पाद के रूप में मीथेन उत्सर्जित करते हैं। ये सूक्ष्म जीव पशुओं के आमाशय रूमेन में भी पाए जाते हैं। तो पहला और दूसरा दोनों सही हैं। मेथनोजेन अवायवीय एक कोशिकीय जीव है जो कोशिकीय चयापचय के दौरान अवशिष्ट उत्पाद के रूप में मीथेन उत्सर्जित करते हैं, इसलिए कथन एक सही है। ये अवायवीय प्रायः मीठे जल के वातावरण में, जैसे झील के तलछट और पशुओं के पाचन तंत्र में पाए जाते हैं। मेथनोजेन उष्ण जलीय छिद्र जैसे चरम वातावरण में भी पाए जाते हैं, जहाँ वे 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर भी पनपते हैं। ये सूक्ष्म जीव पशुओं के आमाशय में भी पाए जाते हैं। रूमेन में ये जीवाणु सेलुलोज के विघटन में सहायता करते हैं और मवेशियों के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें जीवाणुविक एवं कवकीय किण्वक एंजाइम्स अपरदों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं कहलाती है अपचय। पादपों के मृत अवशेष जैसे पत्तियां, छाल, फूल तथा प्राणियों पशुओं के मृत अवशेष, मल आदि अपरद डिट्राइटस का निर्माण करते हैं, जो अपघटन के लिए कच्चे पदार्थों का काम करते हैं। अपरदाहारी जो अपरद के भक्षण से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जैसे केचुआ, अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को विखंडन कहते हैं। जीवाणुविक एवं कवकीय किण्वक एंजाइम्स द्वारा अपरदों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ने की प्रक्रिया को अपचय कहते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा जल विलेय अकार्बनिक पोषक तत्व भूमि के मृदा संस्तर में प्रवेश कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं, उसे निक्षालन कहते हैं। पैराटॉमी जंतुओं में अलैंगिक जनन का एक रूप है, जिसमें जंतुओं के 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होने से पहले उनमें नए अंग विकसित हो जाते हैं, इसलिए पहला सही है।
रक्त समूहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए बी रक्त समूह वाले लोगों को सर्वआदाता या ग्राही कहा जाता है। ओ रक्त समूह की लाल रुधिर कणिकाओं में ए और बी प्रतिजन होते हैं। उपयुक्त में से केवल पहला सही है। रक्त समूह ए लाल रुधिर कणिकाओं में प्रतिजन ए, एंटीजन मतलब ए, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बी, और रक्तदाता समूह ए और ओ, और बी में लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन बी, और एंटीबॉडी मतलब ए, और रक्तदाता समूह बी और ओ। ए बी में लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन एंटीजन ए बी और एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। रक्तदाता समूह ए बी ओ सबको मतलब ओ अनुपस्थित होता है लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन, और प्लाज्मा में प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज एंटी ए और बी, और रक्तदाता समूह ओ। उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि समूह ओ का रक्त किसी भी अन्य रक्त समूह वाले व्यक्तियों को दान किया जा सकता है, और इसलिए ओ रक्त समूह के व्यक्तियों को सर्वदाता कहा जाता है। यह ए और बी एंटीजन से भी युक्त होता है। ए बी रक्त समूह के लोग ए बी समूह के साथ साथ अन्य समूहों के रक्त को भी स्वीकार कर सकते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को सर्वदाता ग्राही कहा जाता है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पीनल फेनोटाइप पद का सर्वोच्च वर्णन करता है? एक दुर्लभ रक्त समूह। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के एमपी कर्नाटक के ब्लड बैंक के चिकित्सकों के एक दल ने एक दुर्लभ रक्त समूह की पहचान की है, जिसे पीपी या पीनल फेनोटाइप नाम दिया गया है। एबी और आरएच के अलावा 200 से अधिक छोटे रक्त समूह एंटीजन पहले से ज्ञात हैं। 1000 लोगों में से किसी एक में पाए जाने वाले रक्त प्रकार को दुर्लभ माना जाता है। किसी व्यक्ति के रक्त समूह को तब दुर्लभ माना जाता है जब उसके रक्त में उच्च आवृत्ति वाले एंटीजन या विविध सामान्य प्रतिजनों की कमी होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के संदर्भ में अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती हैं। सही बात है, यही सही है, केवल पहला सही है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती हैं, अतः वे नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती हैं। इनके स्राव हार्मोन कहलाते हैं। पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड एवं पैराथायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, अधिवृक्क, अंडाशय मादा में, वृषण नर में आदि मानव शरीर के सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। थायराइड ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जबकि पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी है। टार्सल ग्रंथि एक बाह्यस्रावी ग्रंथ है, अतः कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 व 3 गलत हैं। पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एमाइलीज, ट्रिप्सिन प्रोटीन, यही बस सही है। विभिन्न एंजाइम्स भोजन को शरीर द्वारा अवशोषण योग्य बनाने के लिए उन्हें सरल अणुओं में तोड़ने के उपयोग में आते हैं। यह प्रक्रिया मुंह में शुरू होती है जब हम खाना चबाते हैं। हमारे मुंह को लार यानी कि सलाइवा में एमाइलेज होता है, जो स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में मोड़ देता है। छोटी आंत में लाइपेज, जो अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है, वसा को वसायुक्त अम्ल
फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है, जबकि एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है। इसलिए डी सही है। मनुष्य के पास द्विनेत्रीय दृष्टि होने का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम है? त्रिमीय दृश्यता द्विनेत्रीय दृष्टि का परिणाम है। केवल दूसरा सही है। देखने के लिए दो आँखों के होने के लाभ, इससे विस्तृत क्षेत्र में देखने का लाभ मिलता है। मनुष्य में एक आँख से क्षैतिज क्षेत्र में देखने की क्षमता लगभग 150 डिग्री तथा दोनों आँखों से देखने की क्षमता लगभग 180 डिग्री होती है। इसलिए कथन एक सही है। धुंधली वस्तुओं को पहचानने की क्षमता की एक की बजाय दो संसूचकों से बढ़ती है। कुछ पशुओं प्रायः शिकार करने वाले जानवरों के सिर के विपरीत दिशा में दो आँखें होती हैं, जिससे उन्हें व्यापक रूप से देखने में मदद मिलती है, किंतु हमारी दो आँखें सिर के अग्रभाग पर स्थित होती हैं और इस प्रकार यह त्रिविमीय दृश्यता के संदर्भ में हमारे देखने के क्षेत्र को कम करता है। त्रिविमीय दृश्यता यह दोनों आँखों के संयोजन द्विनेत्रीय दृष्टि से मस्तिष्क में विजुअल स्टिमुली से ग्रहण की गई उत्पन्न अनुभूति होती है। इसलिए दूसरा सही है। यदि हम एक आँख बंद करते हैं तो संसार समतल दिखाई देता है, द्विमीय, जबकि हम दोनों आँखों को खोलते हैं तो संसार त्रिविमीय जैसा दिखाई देता है, क्योंकि हमारी आँखें कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है, दूरी पर अलग होती हैं। प्रत्येक आँख को कुछ हद तक एक भिन्न प्रतिबिंब दिखाई देता है। हमारा मस्तिष्क दो प्रतिबिंबों को मिलाकर एक में बदलता है और अतिरिक्त सूचना के प्रयोग से यह बताता है कि वह वस्तु कितनी पास या कितनी दूर है। दृष्टि के तीन सामान्य अपवर्तक दोषों के संदर्भ में हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। मायोपिया को दूर दृष्टि दोष के रूप में भी जाना जाता है। प्रेस बायोपिया आयु बढ़ने की एक ऐसी स्थिति है जिसमें आँखों की अनुकूलन शक्ति कम हो जाती है। सामान्यतः दृष्टि अपीपवाद के तीन अपवर्तक दोष होते हैं। ये हैं मायोपिया या पास देखने की क्षमता, हाइपरमेट्रोपिया या दूर देखने की क्षमता तथा प्रेस बायोपिया। मायोपिया इसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। मायोपिया वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखती हैं। इस विकार को उपयुक्त पावर वाले अवतल लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। हाइपरमेट्रोपिया इसे दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया से ग्रस्त व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं, किंतु पास की वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख सकता। आँख के इस विकार को उपयुक्त पावर वाले उत्तल लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। कभी कभी एक व्यक्ति मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से ग्रस्त हो सकता है। ऐसे लोगों को द्विफोकसीय लेंस की ज़रूरत पड़ती है। प्रेस बायोपिया आँखों के देखने की क्षमता प्रायः उम्र बढ़ने के साथ कम होती जाती है। अधिकांश लोगों में पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। उन्हें नज़दीक की वस्तुएं बिना उपयुक्त चश्मे के देखने में
कठिनाई होती है, इसलिए तीसरा सही है। रक्तदाब के संदर्भ में सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब क्रमशः 120 mm यानी पारा और 80 mm होता है। रक्तदाब को स्फाइग्नोमैग्नोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। तीसरा सही है। वह बल जिसे रक्त धमनी की भित्ति के विपरीत डालता है उसे रक्तदाब कहा जाता है। यह दबाव नसों की तुलना में धमनियों में बहुत अधिक होता है। नीले संकुचन वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान धमनी के अंदर खून के दबाव को सिस्टोलिक दाब कहा जाता है और अनुशीतलन वेंट्रिकुलर डिस्टोल के दौरान धमनी में दबाव डायस्टोलिक दाब कहलाता है। अतः कथन एक सही नहीं है। सामान्य संकुचन दाब लगभग 120 मिमी पारा और अनुशीतलन दाब 80 मिमी पारा होता है। स्फाइग्नोमैग्नोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब मापा जाता है। उच्च रक्तदाब को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है और धमनियों के संकुचन के कारण होता है, जिसका परिणाम रक्त प्रवाह में प्रतिरोधकता की वृद्धि होती है। लसिका के संदर्भ में प्लाज्मा के विपरीत लसिका एक रंगहीन द्रव्य है। इसमें प्रोटीन कम होता है। लसिका छोटी आंत से अवशोषित वसा का संवहन करती है, जबकि अतिरिक्त तरल पदार्थ को रक्त में छोड़ देती है। दोनों सही है। लसिका एक प्रकार का तरल द्रव होता है जो परिवहन में शामिल होता है। इसे उत्तक द्रव भी कहा जाता है। कोशिकाओं की भित्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा कुछ मात्रा में प्लाज्मा प्रोटीन तथा रक्त कोशिकाओं एवं उत्तकों के अंतःकोशिकीय स्थानों में बच जाते हैं और उत्तक द्रव या लसिका बनाते हैं। यह रक्त के प्लाज्मा के समान किंतु रंगहीन होता है तथा इसमें प्रोटीन कम मात्रा में मौजूद होती है, इसलिए पहला सही है। लसिका अंतरकोशिकीय स्थानों में लसिका कोशिकाओं में निकलती है, जो बड़ी लसिका वाहिकाओं को बनाने के लिए एकत्र होती है तथा अंत में बड़ी शिराओं में खुलती है। लसिका में छोटी आंत से अवशोषित व पचे हुए वसा होते हैं और अंतर कोशिकीय स्थानों से अतिरिक्त द्रव को वापस रक्त में ले जाते हैं। दूसरा सही है। मानव पाचन तंत्र से संबद्ध गतिविधियों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? सी, कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्रासनली में होता है। ग्रासनली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से आरंभ होता है, इसलिए जो है सी गलत है, बाकी सब सही है। उल्लेखनीय है कि आमाशय की भित्ति की आंतरिक सतह पर उपस्थित शाखित और नालिकाकार ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है। शरीर में जल की गुणवत्ता और स्तर को नियंत्रित करने के अतिरिक्त वृक्क का एक और कार्य कुछ हार्मोनों को स्रावित करना भी है। इस संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कैल्शियम ट्रियाल का स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो कि अस्थि मज्जा से लाल रक्त कोशिकाओं और वितरण को विनियमित करता है। रेनिन एक एंजाइम जो रक्तदाब को नियंत्रित करता है। कैल्सिट्रियाल एक हार्मोन है जो कि विटामिन डी का जैविक सक्रिय रूप है और स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक है। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन अस्थिमज्जा से लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और वितरण का विनियमन करता है।
इसकी कमी से एनीमिया होता है। रक्तदाब जब बहुत कम हो जाता है तब रेनिन का स्राव होता है, जिससे रक्त में एंजियोटेंसिन बनता है, जो कि रक्त वाहिनियों को संकुचित करता है। इससे रक्तदाब स्थिर होता है। पाचन में लार की क्या भूमिका है? भोजन में उपस्थित स्टार्च को सरल शर्करा के रूप में विखंडित करने में भूमिका, भोजन को चिकना बनाने में भूमिका, वसा की पाचन का आरंभ करना, मौखिक स्वास्थ्य का प्रबंधन और दांतों की सुरक्षा, सब चारों सही है। लार में एमाइलेज नामक एंजाइम होता है, इसे टाइलिन भी कहते हैं। यह स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्राइन जैसे सरल शर्करा में विखंडित करने में सक्षम होता है, जो पुनः छोटी आंत में विखंडित हो सकता है। यह दंत अंतराल में फंस गए भोजन के कणों को भी विखंडित करता है तथा दांतों को जीवाणु क्षय से रक्षा करता है। लार में उपस्थित लाइपेज वसा के पाचन में बड़ी भूमिका निभाता है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका होती है? डीएनए, आरएनए और राइबोसोम। प्रोटीन अमीनो अम्लों की लंबी श्रृंखलाएं होती हैं। सजीव के सामान्य क्रियाकलाप के लिए एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी इत्यादि सभी प्रोटीन आवश्यक हैं। जीन प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना का वहन करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए दो महत्वपूर्ण चरण ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए पर लिखित कूट की प्रतिलिपि मैसेंजर आरएनए को प्राप्त होती है। ट्रांसलेशन में मैसेंजर आरएनए पर मौजूदा जेनेटिक कोड के जरिए प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम अमीनो अम्लों को प्रोटीन में संग्रहित करते हैं। कथन है, मांसाहारी जानवरों में छोटी और शाकाहारी के मुकाबले ज़्यादा लंबी होती है। 8 जो है, घास के पाचन में मांस के पाचन से अधिक समय लगता है। दोनों गलत लग रहे हैं, ए गलत है परंतु आर सही है। छोटी आंत पाचन तंत्र का हिस्सा है और यह बड़ी आंत तक जाता है, जहां भोजन का अधिकांश भाग पाचित एवं अवशोषित होता है। सेल्यूलोज युक्त होने के कारण शाक पाचित एवं अवशोषित होने में मांस से ज़्यादा समय लेता है। इसलिए घास खाने वाले शाकाहारी जानवरों की छोटी आंत लंबी होती है। एक व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है। व्यक्ति का निम्न में से कौन सा अंग ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है? अग्नाशय। मधुमेह उपापचयी रोगों का समूह है जिसमें रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। मधुमेह की समस्या या तो अग्नाशय की उचित मात्रा में इंसुलिन स्रावित न करने से या शरीर की कोशिकाओं का स्रावित इंसुलिन के प्रति उचित प्रतिक्रिया न करने से होता है। प्लीहा के संबंध में यह रक्त निस्यंदक की तरह कार्य करता है। प्रतिरक्षा तंत्र में प्लीहा की कोई भूमिका नहीं है। पहला सही है, दूसरा गलत है। प्लीहा वस्तुतः सभी कशेरुकियों में पाया जाने वाला अंग होता है। बृहद लसिका ग्रंथि के समरूप यह प्राथमिक तौर पर रक्त निस्यंदक की भांति कार्य करता है। प्लीहा आरबीसीज और प्रतिरक्षा तंत्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन करता है। इसलिए जो है कथन एक सही है, 2 गलत है। 89 कृत्रिम रक्त किसी भी रक्त समूह के रोगियों को दिया जा सकता है। रक्त का एक नमूना लिटमस पेपर को लाल कर देगा। रक्त में सर्वाधिक मात्रा में श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। पहला केवल सही है।
रक्त जिसका पीएच जो है 7 से अधिक होता है वह लाल लिटमस पत्र को नीले में परिवर्तित करेगा। रक्त के नमूने में सर्वाधिक मात्रा में आरबीसीज होती हैं, इसलिए दूसरा तीसरा गलत है। कृत्रिम रक्त ओ नेगेटिव होता है, जिसका उपयोग सभी रोगियों में किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पित्ताशय अस्थायी तौर पर पित्त संचित करता है। स्टार्च का पाचन पेट में आरंभ होता है, केवल दूसरा सही है। पित्त रस का स्राव यकृत में होता है और यह पित्ताशय में भंडारित होता है और आगे वसा के पाचन में इसका प्रयोग होता है। स्टार्च का पाचन मुख गुहा से आरंभ होता है, अतः कथन 1 सही जबकि कथन 2 गलत है। पित्त रस निर्मित होता है यकृत द्वारा। अधिकांश कशेरुकियों में पित्त रस का निर्माण यकृत द्वारा होता है, जबकि छोटी आंत में लिपिड के पाचन में सहायक होता है। मनुष्य में यकृत से लगातार पित्त का निर्माण होता है और इसे पित्ताशय में भंडारित और सांद्रित किया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रसांकुर बड़ी आंत में होता है, कृमिकार उभार छोटी आंत में होता है। न तो पहला सही न दूसरा सही है। आंत्र रसांकुर छोटे अंगुली नुमा होते हैं, जो कि छोटी आंत की दीवार की वाहिका रेखाओं से निकली होती हैं। कृमिकार उभार बड़ी आंत में होता है। मानव रक्त में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकांश मात्रा लगभग 70% से 80%। लाल रक्त कोशिकाओं में एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज द्वारा बाइकार्बोनेट आयन HCO3 में परिवर्तित होती है। वृक्क कैलकुली है। वृक्क में पथरी जिसे वृक्क कैलकुली या नेफ्रोलिथियासिस भी कहा जाता है, वृक्क में बनने वाले ठोस पदार्थ का टुकड़ा होता है। मानव शरीर में उत्सर्जन प्रक्रिया में भूमिका होती है। वृक्क का, फेफड़ों का, त्वचा का, यकृत का, सबका, चारों का। वृक्क रक्त का प्राकृतिक रूप से निस्यंदन करता है तथा मूत्राशय की ओर अपशिष्ट भेजता है। जब वृक्क मूत्र का निर्माण करते हैं तो वे अमोनिया और यूरिया से युक्त अपशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं। वृक्क के अन्य कार्यों में सम्मिलित है हार्मोन का उत्पादन तथा एमिनो अम्ल, ग्लूकोज तथा जल का पुनः अवशोषण। कोशिकीय शोषण में कार्बन डाइऑक्साइड रूपी अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसे तंत्र से बाहर करना आवश्यक हो जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में कोशिकाओं से विसरित होकर रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हुए फेफड़ों तक जाता है। फेफड़े में कुपिका होती है जो कि रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण करती है, जिससे यह फेफड़े के ऊतक में प्रवेश कर सकता है और बाह्य श्वसन के दौरान शरीर में बाहर निकल जाता है। यकृत एमिनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया की अतिरिक्त मात्रा को यूरिया में बदलकर उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। त्वचा उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख भाग है, क्योंकि यह शरीर से पसीने के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। पसीने में विभिन्न उपापचयी अपशिष्ट जैसे यूरिया, लवण और जल होते हैं। उत्सर्जी उपापचयी अपशिष्टों को बाहर निकालने के साथ पसीना शरीर को शीतलता भी प्रदान करता है, इसलिए डी सही है। लाल रक्त कणों का विघटन कहाँ होता है? यकृत में। लाल रक्त कणों का विघटन यकृत में होता है।
लाल रक्त कोशिका मानव शरीर में रक्त प्रवाह करने वाली प्रमुख कोशिका है। ये कोशिकाएं ऋणधारी प्राणियों के श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करती है। शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला आयन कौन सा है? कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला आयन है। कैल्शियम हड्डियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूध से बने खाद्य पदार्थ तथा सीफूड कैल्शियम के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं, अतः विकल्प ए सही है। जिब्रेलिन शिशु जन्म और दुग्ध स्राव के समय आवश्यक मांसपेशियों के संकुचन का स्रोत है। जिबरेलिन का क्या होगा? कोशिकाओं के विकास को नियंत्रित करना। चलिए ये देख लेते हैं इस तरह से। जिबरेलिन हार्मोन कोशिकाओं के विकास को नियंत्रित करना। ऑक्सीटोसिन शिशु जन्म और दुग्धस्राव के समय आवश्यक मांसपेशियों के संकुचन का संकेत है। एब्सिसिक अम्ल पौधों में पाया जाने वाला स्ट्रेस हार्मोन। वेसोप्रेसिन मूत्र में पानी की मात्रा को नियंत्रित करना, इसलिए बी सही है। निम्नलिखित में से कौन हार्मोन के उदाहरण हैं? इंसुलिन, जिबेरेलिन और पेप्सिन। तो इंसुलिन और जिबरेलिन। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। यह रक्त से कंकाल पेशियों और वसा ऊतकों द्वारा रक्त से ग्लूकोज का अवशोषण उत्तेजित करके और वसा की ऊर्जा के लिए प्रयोग की अपेक्षा भंडारण से कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है। जिब्रेलिन पादप हार्मोन है जो वृद्धि को नियंत्रित और कई विकासीय प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं, जिसमें तने की लंबाई में वृद्धि, अंकुरण, प्रसुप्तावस्था, पुष्पण, लिंग व्यंजना, एंजाइम अधिष्ठापन और पत्तों तथा फलों के वार्धक्य शामिल हैं। पेप्सिन प्रोटीन को छोटे पेप्साइड्स में अपघटित करने वाला एंजाइम है, यानी प्रोटीएज है। यह आमाशय से स्रावित होता है तथा मानव और कई अन्य जीवों के पाचन तंत्र के प्रमुख पाचन एंजाइम्स में से एक है, जहां यह प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फुफ्फुस धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। फुफ्फुस शिरा एकमात्र ऐसी शिरा है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। न तो एक सही है न तो दो सही है। परिसंचरण तंत्र में शिराएं वो रक्त वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। फुफ्फुस शिरा और अम्बिलिकल शिरा को छोड़कर सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, इसलिए कथन एक गलत है। धमनियां वे रक्त वाहिकाएं होती हैं जो हृदय से रक्त को आगे पहुंचाती हैं। पल्मोनरी यानी फुफ्फुस एवं अम्बिलिकल धमनियों को छोड़कर सभी धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, इसलिए कथन दो गलत है। शरीर के किसी अंग में रक्त संचरण बाधित होने का क्या परिणाम होगा? प्रभावित अंग की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का संचरण बाधित हो जाएगा, यही सही है। रक्त ही फेफड़ों से ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। किसी अंग में रक्त का संचरण रुक जाने से उस अंग की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में ग्लूकोज के विखंडन की प्रक्रिया नहीं होगी। चूँकि रक्त ही को छोटी आंत से पाचित भोजन को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। रक्त परिसंचरण रुक जाने से उस
अंग की कोशिकाओं को ग्लूकोज की आपूर्ति भी रुक जाएगी, अतः अवायवीय श्वसन की क्रिया भी नहीं होगी। इसलिए कथन एक सही है। अग्नाशय रस के संदर्भ में इसमें प्रोटीन के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। इसमें वसा के पाचन हेतु ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। दोनों गलत हैं। अग्नाशयिक रस में ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज तथा कार्बोक्सीपेप्टिडेंस नामक एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स एवं एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। लाइपेज इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। एमाइलेज स्टार्च या मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित कर देता है। अतः उपर्युक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अवायवीय श्वसन के कारण व्यायाम के बाद पेशियों में ऐंठन होती है। अवायवीय श्वसन के कारण पेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय होता है। दोनों सही हैं। व्यायाम के समय शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन की पूर्ति सीमित होने के कारण अधिक ऊर्जा के लिए कोशिकाएं अवायवीय श्वसन करने लगती हैं। अवायवीय श्वसन के कारण ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल में होने लगता है और पेशियों में लैक्टिक अम्ल का संचयन होने लगता है, जिससे पेशियों में ऐंठन होती है। अतः दोनों कथन सही हैं। शरीर के किसी अंग में रक्त परिसंचरण बाधित होने से निम्नलिखित में से कौन से परिणाम प्रकट होंगे? प्रभावित अंग की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का संचरण बाधित हो जाएगा। प्रभावित अंग की कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन रुक जाएगा। सही है। पहला और दूसरा सही है। रक्त ही फेफड़ों से ऑक्सीजन की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त भोजन को भी रक्त ही शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। किसी अंग में रक्त का परिसंचरण रुक जाने से उस अंग की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में ग्लूकोज के विखंडन की प्रक्रिया नहीं होगी। चूँकि रक्त ही क्षुद्रांत से पाचित भोजन को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। रक्त परिसंचरण रुक जाने से उस अंग की कोशिकाओं को ग्लूकोज की आपूर्ति भी रुक जाएगी। अतः अवायवीय श्वसन की भी क्रिया नहीं होगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंडोसाइटोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोशिका बाह्य पर्यावरण से भोजन और पदार्थ ग्रहण करती है। एक्सोसाइटोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोशिका अपशिष्ट पदार्थ को कोशिका से बाहर कर देती है। न तो एक सही है न तो दो सही है। एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के अंतर्गत कोशिका बाहरी पर्यावरण से भोजन और अन्य पदार्थ प्राप्त करती है, जबकि एक्सोसाइटोसिस प्रक्रिया के अंतर्गत कोशिका अपशिष्ट पदार्थ को कोशिका से बाहर निकालती है। इसलिए एक एवं दो दोनों कथन सही हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन। श्वेत रक्त कोशिकाएं रोगाणुओं का भक्षण। पट्टिकाणु प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनना। तीनों सही हैं, तीनों सुमेलित हैं। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है, जिसके साथ ऑक्सीजन संयुक्त होकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर में प्रविष्ट होने वाले रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं।
प्लेटलेट्स रक्त की अन्य प्रकार की कोशिकाएं हैं। इन्हीं की सहायता से चोट लगने के कारण रक्तस्राव होने पर रक्त का थक्का जम जाता है। अंतःस्रावित, अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतःश्वसित वायु में 21% ऑक्सीजन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उच्छ्वसित वायु में 16.4% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दोनों सही हैं। श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन समृद्ध वायु को अंदर लेना अंतःश्वसन कहलाता है, जिसमें 21% ऑक्सीजन तथा 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु जिसमें 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड और 16.4% ऑक्सीजन होती है को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। अंतःश्वसन एवं उच्छ्वसन दोनों में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 79% नियत होती है। कई बार उच्च रक्तदाब की स्थिति में धमनी फट जाती है और आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। उच्च रक्तदाब का निम्नलिखित में से क्या कारण है? हृदय द्वारा रुधिर को पंप करने की दर बढ़ जाने के कारण, धमनियों में सिकुड़न होने के कारण। केवल दूसरा सही है। उच्च रक्तदाब हृदय द्वारा रुधिर को पंप करने की दर बढ़ जाने के कारण नहीं होता, बल्कि धमनियों में सिकुड़न से होता है। धमनियों के सिकुड़न से रक्त प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, जिस कारण धमनी फट जाती है और आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। रक्तदाब नापने के लिए स्फिग्नोमैग्नोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अतः केवल कथन 2 सही है तथा कथन 1 सही नहीं है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें एंटीजन ए और बी पाए जाते हैं। इसमें एंटीबॉडी के रूप में केवल एंटीबॉडी एच पाया जाता है। न तो ए सही है न तो 2 सही है। बॉम्बे रक्त समूह एक दुर्लभ रक्त समूह है, जिसे एचएच रक्त समूह ओएच समूह भी कहा जाता है। इसमें एच या अन्य एंटीजन का अभाव होता है तथा इसमें एंटीबॉडी ए बी एच पाए जाते हैं। अतः इस रक्त समूह के संदर्भ में दिए गए दोनों कथन सही नहीं हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑक्सीजन का उपयोग कर कोशिका के अंदर ग्लूकोज का विखंडन वायवीय श्वसन कहलाता है। हाँ, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। हाँ, मानवीय कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन नहीं होता है, ये गलत है। अवायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल लैक्टिक अम्ल में विखंडित हो जाता है। जब कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन के फलस्वरूप ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा ऊर्जा का विमोचन होता है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में विखंडित हो जाता है। ऑक्सीजन की अस्थायी कमी होने की स्थिति में मानवीय कोशिकाएं भी अवायवीय श्वसन करती हैं। मानव वृक्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
मानव वृक्क के अंदर वाले भाग को कॉर्टेक्स तथा बाहर वाले भाग को मेडुला कहते हैं। सभी वृक्क नलिकाएं एक केंद्रीय गुहा में खुलती हैं जो पेल्विस कहलाती हैं। वृक्क की पेल्विस में खनिज लवण के क्रिस्टल एकत्रित होते हैं जिसे पथरी कहा जाता है, इसलिए बी सही है। दूसरा तीसरा सही है। प्रत्येक वृक्क के दो भाग होते हैं जिसमें अंदर वाले भाग को मेडुला तथा बाहर वाले भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है। सभी वृक्क नलिकाएं एक केंद्रीय गुहा में खुलती हैं जिसे पेल्विस कहते हैं। वृक्क की पेल्विस में खनिज लवण कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है, इसे ही पथरी कहा जाता है। मनुष्य की पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? भोजन ग्रासनली से होते हुए अग्नाशय में पहुंचता है जहां इसमें जठर रस मिल जाता है। पहला सही है। भोजन के ग्रासनली में आ जाने पर उसमें किसी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती है। भोजन ग्रासनली से आमाशय में पहुंचता है, न कि अग्नाशय में। भोजन के आमाशय में आने से पहले ही जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलना प्रारंभ हो जाता है, अतः ये सही नहीं है। अग्नाशय रस सबसे अधिक महत्व का होता है, यह क्षारीय प्रकृति का होता है। ट्रिप्सिन, एमिलॉप्सिन तथा स्टीएप्सिन इसके प्रमुख एंजाइम हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा हार्मोन है जिसकी अधिकता से एक्रोमिगली नामक विकार उत्पन्न हो जाता है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन शरीर की वृद्धि, विशेषतया हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसकी अधिकता से भीमकायता अथवा एक्रोमिगली विकार उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है तथा हड्डियां भारी व मोटी हो जाती हैं। बाल्यावस्था में इस हार्मोन के कम स्राव से शरीर की वृद्धि रुक जाती है, जिसके कारण मनुष्य बौना हो सकता है, इसलिए पहला सही है। एंजाइम और कार्य। केवट्रिप्सिन प्रोटीन का पेप्टाइड्स में परिवर्तन, यही सुमेलित है। प्रमुख पाचक एंजाइम और उनके कार्य निम्नलिखित हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पेप्टाइड्स में परिवर्तन, एमाइलेज स्टार्च का माल्टोस में परिवर्तन, लाइपेज वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, टाइलिन स्टार्च का माल्टोस में परिवर्तन, पेप्सिन प्रोटीन का पेप्टिन में परिवर्तन, रेनिन दूध में घुलनशील केसिन का पैराकेसिन में परिवर्तन, सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तन। मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो पोन्स वेरोली तथा मेरुरज्जु के मध्य स्थित रहता है तथा उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमाकुंचन, ग्रंथि स्राव तथा हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। यह कुछ त्रिभुजाकार, आगे से चौड़ी तथा पीछे से संकरी संरचना है। यह पोन्स वेरोली तथा मेरुरज्जु के मध्य स्थित रहता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमाकुंचन, ग्रंथि स्राव तथा हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। आमाशय के संदर्भ में यह यू आकार की मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है। आमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है।
आमाशय पित्त रस स्रावित करता है। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं यू की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रसिका ग्रास नली से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। आमाशय का आंतरिक स्तर सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। आमाशय पित्त रस स्रावित नहीं करता, यकृत पित्त रस स्रावित करता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। मानव की श्वसन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब श्वास नाल में किसी बाहरी वस्तु या श्लेष्मा के जमा हो जाने के कारण फेफड़ों में वायु की कमी हो जाती है तो इस स्थिति को हाइपॉक्सिया कहा जाता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ने के कारण श्वसन गति बढ़ जाती है तो इसे न्यूमोनिया कहते हैं। न तो 1 सही है न तो 2 सही है। जब श्वास नाल में किसी बाहरी वस्तु या श्लेष्मा के जमा हो जाने के कारण फेफड़ों में वायु की कमी हो जाती है तो इस स्थिति को न्यूमोनिया कहा जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, इस स्थिति को अनाक्सिया या हाइपॉक्सिया कहते हैं। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है तो श्वसन की गति बढ़ जाती है। अतः 1 एवं 2 दोनों कथन सही नहीं है। शरीर का अंग कार्य यकृत, इसमें सिर्फ बृहदांत्र जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण यही सही है, बाकी सब गलत है। बृहदांत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ा एवं छोटा होता है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है। इसका मुख्य कार्य जल व कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। पित्त रस का श्रवण यकृत में होता है, जबकि क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी संरचना दीर्घरोम अथवा रसांकुर की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फास्फोरस जीवद्रव्य व हड्डियों का निर्माण। पोटेशियम कोशिकीय संवहन एवं जैविक क्रियाओं का नियंत्रण, यही दोनों सही है, तीसरा गलत है। फास्फोरस का कार्य जीवद्रव्य व हड्डियों का निर्माण तथा पोटेशियम का कार्य कोशिकीय संवहन एवं जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करना है। सोडियम का मुख्य कार्य पाचन, उत्सर्जन एवं तंत्रिका तंत्र के कार्य में सहायता करना है। मांसपेशियों के संचालन एवं तंत्रिका तंत्र की कार्यविधि में सहायता का कार्य मैग्नीशियम नामक तत्व का होता है, इसलिए तीसरा जो है सुमेलित नहीं है। रुधिर के संदर्भ में, रुधिर शरीर के विभिन्न अंगों में कार्यिकी संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। रुधिर विभिन्न ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न हार्मोन का परिसंचरण करता है। रुधिर थक्का जमाने तथा घाव भरने का कार्य करता है। केवल तीनों सही हैं। इन कार्यों के अतिरिक्त रुधिर के विभिन्न अन्य कार्य भी हैं। हीमोग्लोबिन की सहायता से रक्त वायुमंडल से अवशोषित ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाता है तथा विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड को वापस उत्सर्जी अंगों में ले जाता है। पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों, हार्मोन्स आदि का परिवहन रुधिर द्वारा ही संभव होता है। पचा हुआ भोजन अवशोषण के बाद रुधिर में पहुंचता है। रुधिर इसे शरीर के विभिन्न अंगों में बांट देता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं जीवाणुओं, विषाणुओं आदि का भक्षण करके रोगों से रक्षा करती है। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि पश्चपाद का हिस्सा नहीं है? टार्सल, फैलेंजेस, पटीला और स्कैपुला में से स्कैपुला पश्चपाद का हिस्सा नहीं है। मनुष्य में कुल 206 अस्थियां पाई जाती हैं। पश्चपाद में निम्नलिखित 6 प्रकार की अस्थियां पाई जाती हैं: फीमर जांघ, टिबियोफिबुला पिंडली, पटीला घुटना, टार्सल टखना
मेटाटार्सल तलवा, फैलेंजेस अंगुलियां। स्कैपुला नामक अस्थि वक्ष में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुक दंड का कार्य नहीं है? गर्दन व धड़ को आधार प्रदान करना, अगले तथा पिछले पादों के लिए फलक्रम का कार्य करना, सिर को सादे रखना, हृदय तथा फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करना। केवल चौथा, हृदय तथा फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करना, ये कशेरुक दंड का कार्य नहीं है। हृदय तथा फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा देना अंश मेखला का कार्य है, न कि कशेरुक दंड का। कशेरुक दंड के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं: सिर को सादे रखना, गर्दन व धड़े को आधार प्रदान करना, यह मेरु रज्जु या रीढ़ रज्जु को घेरता है और सुरक्षा प्रदान करता है। यह अगले तथा पिछले पादों के लिए फलक्रम का कार्य करता है। यह गर्दन व धड़ को लचक प्रदान करता है। अतः विकल्प बी सही है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? आमाशय में। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की उपस्थिति में पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है एवं प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ देता है। इसी प्रकार HCl की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोरेनिन सक्रिय रेनिन में परिवर्तित हो जाता है। यह रेनिन दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को कैसीन में बदल देता है, इसलिए डी सही है। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क की हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। सही बात है? नहीं, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। दोनों सही हैं। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भार 3 पाउंड या 1300 से 1400 ग्राम होता है तथा यह उसके संपूर्ण भार का लगभग 2% होता है। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, इसलिए सी सही है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? अग्नाशय। अग्नाशय पैनक्रियाज यू आकार की के गृहिणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है जो बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। बहिर्स्रावी भाग से क्षारीय अग्नाशयी रस निकलता है जिसमें एंजाइम होते हैं। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अंतःस्रावी भाग में इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है। अतः अग्नाशय द्वारा ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव भी किया जाता है जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। थायराइड ऑटू ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है जो 2 पालियों से बनी होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। एड्रीनल ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि किडनियों के ऊपरी सिरे पर स्थित होती है जिनका रंग पीला तथा आकार पिरामिड की तरह होता है। ये मानव शरीर में हार्मोन से संबंधित अनेक कार्यों यथा रक्त शर्करा को नियंत्रित करना, प्रोटीन तथा वसा को जलाना, तनाव पर प्रतिक्रिया देना, रक्तचाप को नियंत्रित करना आदि के लिए उत्तरदायी होती हैं। आँखों की परत ऊपरी परत में अश्रु ग्रंथियाँ स्थित होती हैं। एंजाइमों के संदर्भ में वे जैव उत्प्रेरक हैं।
वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। दोनों सही हैं। एंजाइम एक प्रकार के जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो पौधों और जीवों के शरीर में होने वाली जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं की दर में वृद्धि करते हैं। एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं जो पूरे शरीर में मौजूद होते हैं, अर्थात प्रोटीन की प्रकृति रखने वाले ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं जो मेटाबॉलिज्म पर निर्भर करती है में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम प्रकृति में विशिष्ट होते हैं। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं, अर्थात किसी एक जैविक क्रिया के लिए एक विशेष एंजाइम निश्चित होता है। एक एंजाइम द्वारा एक से अधिक क्रियाओं को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। अतः एंजाइम के संदर्भ में दोनों सही हैं। एंजाइम की खोज फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंसेल्मे पायन ने 1833 में की थी, जबकि एंजाइम शब्द का प्रयोग पहली बार 1877 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम कुहने ने किया। यह शब्द यूनानी भाषा के खमीर से लिया गया है। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? मस्तिष्क। सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करेगा क्योंकि यह स्वयं की संवेदना के प्रति उदासीन होता है। कौन सुमेलित नहीं है? इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण सुमेलित है। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण सुमेलित है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि दुग्ध का निस्तारण सुमेलित है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियंत्रण, ये गलत है। गैस्ट्रिन भोजन के उपापचय का नियमन करता है। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मनुष्य के लार में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। इस प्रश्न में कथन एवं कारण दोनों में कोई संबंध नहीं है, अतः कारण तथा कथन दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? वसा का। पित्ताशय यकृत में उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव ही पित्त की पथरी कहलाता है। यदि पित्ताशय की पथरी पित्त मार्ग में पहुंच जाती है तो इस अवस्था को कोलेडोकोलिथिएसिस कहते हैं। पित्ताशय का पत्थर वसा पाचन को प्रभावित करता है। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल एक मोनोहाइड्रॉक्सी अम्ल है जो जल में हाइड्रोजन बंधों के कारण अधिक विलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में अविलेय होता है। इसका आणविक सूत्र CH3CH CO2H होता है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने के कारण थकावट का अनुभव होता है। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग खाद्य पदार्थों के संक्षरण में किया जाता है। यूरिक अम्ल के मांसपेशियों में जमाव होने से गठिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। यह लौह युक्त यौगिक है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है।
पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत है। हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। यह रक्त की कोशिकाओं में मौजूद आयरन या लौह युक्त यौगिक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग प्रदान करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से लेकर फेफड़ों के द्वारा सांस के माध्यम से बाहर कर देता है। श्वेत रक्त कणिकाएं रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। मस्तिष्क जिम्मेदार है उपर्युक्त तीनों के लिए: सोचने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, तीनों के लिए। मस्तिष्क सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए तथा शरीर संतुलन इत्यादि के लिए जिम्मेदार है। मस्तिष्क 3 भागों अग्र, मध्य और पश्च में विभाजित होता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर अग्रभाग बनता है। थैलेमस स्मृति, भावुकता और बोध ज्ञान पर नियंत्रण रखता है, जबकि हाइपोथैलेमस शरीर ताप, रक्तचाप, निद्रा, प्रजनन क्षमता, हृदय की धड़कन आदि को नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क सेरिब्रल, पिंडकल और कार्पोटा क्वाड्रिजेमिना में बटा होता है। यह दृष्टि, श्रवण एवं प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। पश्च मस्तिष्क सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लांगेटा का बना होता है। सेरिबेलम गति नियंत्रण, समन्वय, शरीर का संतुलन तथा ऐच्छिक पेशियों की क्रिया का निगमन करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा सभी अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र है, जैसे हृदय स्पंदन की दर, श्वसन इत्यादि। मानव रक्तदान के लिए कौन से रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? ओ समूह। रक्त समूह ओ सर्वदाता और रक्त समूह ए बी सर्वग्राही रक्त समूह है। रक्त समूह ओ में कोई प्रतिजन नहीं होता है, अतः यह रक्त सभी व्यक्तियों में आसानी से चढ़ जाता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। रुधिर वर्णिका या हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक फेफड़ा का प्रोटीन होता है, जिसमें लौह के अणु होते हैं। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर तक ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। रक्त संचार एवं शरीर के सभी अंगों के कार्यों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है इनमें से कोई नहीं। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह पाँव से, अग्रहस्त से या वक्ष स्थान कहीं से भी ले जा सकती है। प्रायः छाती के अंदर से मेमरी धमनी या हाथ से रेडियल धमनी या पैर से सेफनस वेन निकालकर हृदय की धमनी से जोड़ी जाती है। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? प्रोजेस्टेरोन यही होता है या एस्ट्रोजन? उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर आयोग ने प्रारंभ में विकल्प सी माना था, परंतु बाद में जारी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। हालांकि इसके विकल्प ए और सी दोनों सही हैं। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का संबंध मासिक धर्म से है। मासिक धर्म आमतौर पर 9 से 15 वर्ष की आयु की लड़कियों से में प्रारंभ होकर लगभग 50 वर्ष की आयु या रजोनिवृत्ति तक चलता है।
प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो महिलाओं के शरीर में प्राकृतिक रूप से बनता है। इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि यह हार्मोन महिला को गर्भवती होने और भ्रूण के विकास दोनों के लिए आवश्यक है। यह एक स्टेरॉइड है जो प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन के एक वर्ग से संबंधित है। यह एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि कोर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है, जो महिला के शरीर में मासिक धर्म चक्र के द्वितीयार्ध के दौरान ओवुलेशन के बाद बनना शुरू होता है। एस्ट्रोजन का कार्य शारीरिक बदलाव लाना है, जो लड़की को एक महिला में बदल देता है। यह मासिक चक्र की शुरुआत तथा नियंत्रण और प्रसव के लिए महत्वपूर्ण है। इसे महिला सेक्स हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। इस समूह में एस्ट्रोजन शब्द रासायनिक रूप से समान हार्मोन के सभी वर्गों को संदर्भित करता है। टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष सेक्स हार्मोन है जो यौन और प्रजनन विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अंडाशय भी टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करती है, लेकिन पुरुषों की तुलना में कम स्तर पर। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। वृक्क या गुर्दे का जोड़ा एक मानव अंग है जिनका प्रधान कार्य मूत्र उत्सर्जन, रक्त शोधन करना है। गुर्दे रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना, हार्मोनों का श्रवण करना आदि कार्य करता है। परंतु रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण मधुसूदनी इंसुलिन द्वारा किया जाता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी रचना 59 अमीनो अम्ल से होती है। किस शारीरिक प्रक्रम में थ्राम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव में। शारीरिक प्रक्रम में थ्राम्बिन का संबंध रक्त जमाव से है। थ्रोम्बिन एक एंजाइम है जो रक्त जमावट मार्ग में फैक्टर 11A 7A 5 को 5A और फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन और 11 को 11A में 12 को 12A में बदलने का कार्य करता है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम हैं। प्रोटीएस अग्नाशय द्वारा ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव किया जाता है जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। अतः प्रोटीनों के पाचन में ट्रिप्सिन सहायक के रूप में कार्य करता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। मेडुला थैलेमस हाइपोथैलेमस डाइएन्सिफलान का निचला भाग हाइपोथैलेमस कहलाता है। यह शरीर की अनेक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है तथा समस्थिकता में इसका बहुत महत्व है। शरीर का ताप, रक्तचाप, निद्रा, प्रजनन क्षमता, हृदय की धड़कन आदि इसके द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। इसलिए विकल्प सी सही है। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है कोई नहीं। त्वचा की श्वेत ग्रंथियां रुधिर से जल, लवण एवं यूरिया लेकर पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलती हैं। पसीना मुख्यतः पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि तत्व भी पाए जाते हैं। अतः विकल्प सी सही है, ई सही है, यानी कि सब सही है।